आज हम एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस और एग्रीमेंट हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में हम उनको भी करेंगे इस स्लाइड के बाद। देखिए यहाँ पर है जो है रामसर कन्वेंशन। ये एक कन्वेंशन है किस पर? वेटलैंड्स पर। वेटलैंड्स क्या होता है? गीली जगह में। हाँ, तो वेटलैंड्स वैसा जगह है जहाँ पर मतलब सेमी सॉलिड हो, मतलब लैंड भी हो लेकिन वहाँ पे पानी वानी भी हो, उस तरीके से। ठीक है, ये वेटलैंड जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट से एक है। यहाँ पर बहुत तरह के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको दिखेंगी। वाट प्रोवाइड द वाटर एंड प्रोडक्टिविटी अपॉन विच जो अनगिनत स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो इस वेटलैंड्स में सर्वाइव करती है। वेटलैंड्स कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। इसको अडॉप्ट किया जाता है 1971 में, और 4 साल लग जाता है इसको 1975 में इफेक्ट में लाने के लिए। अभी हम आपको जो भी कन्वेंशंस और जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स, सबके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट पूछते हैं कि इन सारे कन्वेंशंस को आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, तो आपको ईयर्स पते होने चाहिए। तो रामसर कन्वेंशन है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये जो कन्वेंशन है वो क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं उनके आपस के बीच की ट्रीटी है, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक पूरा रूल बुक होता है कि उसको फॉलो करके वो कंजर्व करेंगे वेटलैंड्स का, और उस वेटलैंड्स का एक वाइज इस्तेमाल करेंगे, और उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं। तो ऑलमोस्ट जो 90% है यूएन के मेंबर स्टेट्स, वो इसके पार्ट है। ठीक है, वो इस रामसर कन्वेंशन में अग्रीमेंट करके इसकी वेबसाइट भी ऑफिशियल, आप चाहो तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स और मिल सकती है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर जानना ज़रूरी है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो भारत ने मार्क वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून। हाँ, तो अभी जो रिसेंट 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ, उसमें भारत ने 2 साइट्स को इसमें इंक्लूड किया है। एक है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है खीचन वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब रामसर साइट। तो मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है वो राजस्थान में है, और ये एक फ्रेश वाटर मॉनसून वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर 3 पॉन्ड्स हैं। ब्रह्म तालाब है, ब्रह्म तालाब, धनत तालाब एंड खेरोदा तालाब, ये तालाब के नाम है। और एग्रीकल्चरल लैंड देन कनेक्ट द लेटर टू, और इसके बीच में खेती का लैंड है जो इन दोनों पॉन्ड जोड़ता है। ये था इंडिया का क्या सीन है वेटलैंड कन्वेंशन में, और ये पहली बार दुनिया में कब आया। तो ये था वेटलैंड कन्वेंशन। वेटलैंड्स क्या था? जो था कि कोई भी एरिया जो कि सैचुरेटेड है या फ्लडेड है पानी से, या तो परमानेंटली हमेशा के लिए, या फिर सीजनली एक साइकिल में आके वो फ्लड हो जाती है पानी से। तो इसमें क्या क्या टाइप्स है? एक हो सकता है इनलैंड वेटलैंड्स, कोस्टल वेटलैंड्स या ह्यूमन वेटलैंड्स। इनलैंड वेटलैंड्स में क्या आएगा? मार्शेस, लेक्स, रिवर्स, फ्लड पेन्स, वीटलैंड, स्वैम्प्स। कोस्टल में जो कोस्ट के एरिया में है, ये अपना कंट्री है, कोस्टल एरिया है, ये बता रहे हैं सॉल्ट वाटर मार्शेस, एस्चुरीज, मैनग्रूव्स, लगून्स, कोरल रीफ्स। ह्यूमन मेड में क्या है? वेटलैंड्स, फिश की जो पॉन्ड, राइस पैडी, सॉल्ट पैंस, ये सारी की सारी चीज़ जो है वेटलैंड्स में काउंट होती है। तो जो अभी 2 फरवरी 2025 को वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड सेलिब्रेट किया गया, तो
का ये था कि वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, कि जो भी वेटलैंड्स हैं वो हमारे कॉमन फ्यूचर, मतलब जो हमारे भविष्य में जो भी जनरेशन आ रही है उनके लिए, सबके लिए अवेलेबल हो कॉमनली, कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जिनका अपना थीम और टैग लाइन था वैल्यू प्रोटेक्ट इन। ये था आपका कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान में है, यहीं पर ये हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये एग्जाम में पूछा गया है, सीबीडी का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो कहाँ है, क्या होना चाहिए, कनाडा। इसको अडॉप्ट किया गया था कब, जब रियो दे जेनेरियो में कन्वेंशन हो रहा था, अनसेड अर्थ समिट। उस समय, इसको हम आगे देखेंगे, उस समय इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। पहला है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, उसको जो भी उसके कंपोनेंट्स है, इस डाइवर्सिटी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सस्टेनेबल यूज़ कर। यूज़ मतलब इस प्रकार से आप यूज़ करोगे कि वो एग्जॉस्ट ना हो, हमारे जनरेशन के लिए हो, उनके बाद के जनरेशन को लिए हो, उनके बाद के जनरेशन। ये होता है सस्टेनेबल मॉडल, कि वो सस्टेन करे लंबे समय तक। और थर्ड ऑब्जेक्टिव था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स आ रही है, जो प्रॉफिट्स हो रही है, उसको सही तरीके से शेयर किया जाएगा अमंग द पार्टीज ऑफ द कंट्रीज जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके और भी डिटेल्स देख सकते। तो देखो कन्वेंशन क्या था, इसको 150 गवर्नमेंट लीडर्स ने, मतलब 150 देश की सरकार ने 1992 रियो और समिट में जाके साइन किया था। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने आपको फर्स्ट क्लास में एसडीजीज पढ़ाए थे, राइट। देखो एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत बाद में आता है, 2015, लेकिन जो आप इसका बैकग्राउंड देखो बहुत तक चला जाता है। conceived as a practical tool for translating the principles of Agenda 21 into reality। एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ही रिलेट कर रहा है एक्चुअली टुवर्ड्स समिट। जो भी एजेंडा 21 में जो भी प्रिंसिपल्स है उनको रियलिटी में लाना। कन्वेंशन रिकॉग्नाइज करता है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इट्स अबाउट मोर देन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इकोसिस्टम। इज अबाउट पीपल एंड आवर नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि हाँ हम पेड़ पौधे जानवर की बात तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हम लोगों की नीड, तो फूड सिक्योरिटी है, वो क्राइसिस में ना आए। मेडिसिन, फ्रेश एयर, वाटर, शेल्टर एंड अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इन विच। ये सारे देखो इंटरकनेक्टेड है। आपको पेड़ पौधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है, उनका रिलेशन है हमारी फूड सिक्योरिटी के क्वेश्चन से। मेडिसिन, फ्रेश एयर, वाटर, शेल्टर, क्लीन एंड हेल्दी, सारी चीज़। अभी आप देखिए एक क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जीबीएफ, इसको अडॉप्ट किया गया था कॉप 15 में। दिस हिस्टोरिक फ्रेमवर्क विच सपोर्ट्स द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज के जो है चीज़ें उसको सपोर्ट करती है। एंड बिल्ड्स ऑन द कन्वेंशंस प्रीवियस स्ट्रेटेजिक प्लान्स, जो भी पहले की प्लान्स रही थी कन्वेंशंस के आधार पर है। सेट्स आउट एन एम्बिशियस पाथवे रीच द ग्लोबल विजन ऑफ अ वर्ल्ड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर बाय 2050। इनका टारगेट है कि 2050 आते आते हमें एक हार्मनी में रहना है नेचर के साथ, अब को लिविंग, इंसान और नेचर के बीच का एक हारमोनियस रिलेशनशिप हो। और इनका कहना है कि हम इस चीज़ को, इस ग्लोबल विजन को अचीव कर सकते हैं 2050 आते आते। तो फ्रेमवर्क के की एलिमेंट है वो 4 गोल है 2050 के लिए और 23 टारगेट्स है और 2030। तो ये है क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो जो इन अडॉप्टिंग द क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ऑल पार्टीज जो भी साइन किए हैं, जो भी कंट्री इस फ्रेमवर्क के पार्ट है, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि वो सेट करेंगे नेशनल टारगेट्स अपने अपने कंट्री के और उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है क्यूनमिंग ग्लोबल
क्विनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बारे में। जो COP15 में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो COP15 क्या था इसको थोड़ा समझते हैं। तो 2022 में ये डेट है, 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में पूरे दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो इकट्ठा हुई थी कि अग्री करने के लिए कि जो न्यू सेट ऑफ गोल्स, नए सेट ऑफ गोल्स वो बना रहे हैं टू गाइड ग्लोबल एक्शन थ्रू 2030 टू हॉल्ट एंड रिवर्स नेचुरल लॉस। मतलब जो भी प्रकृति का लॉस हो रहा है उस लॉस को रोकना है और रिवर्स करना है, मतलब लॉस को गेन में बदलना है। जो भी नेचुरल लॉस हुआ है फिर से उसको रिगेन करना है। तो COP15 होती है मॉन्ट्रियल कनाडा में 2022 में। तो COP15 में क्या क्या डिस्कशन हुई ये देखो। अडॉप्शन ऑफ एन इक्विटेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। जो भी आप फ्रेमवर्क बना रहे हो वो इक्विटेबल हो, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी कंट्रीज पे ज़्यादा लोड ना हो, बराबरी का शेयर हो। कॉम्प्रिहेंसिव हो, हर चीज़ को हॉलिस्टिकली जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है उन सबको लिया जाए। क्लियर टारगेट्स टू एड्रेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, pollution, fragmentation and unsustainable agricultural practices। क्लियर टारगेट सेट करना है, इन सारे फील्ड में जो भी कमियां हैं उनको एलिमिनेट करेंगे कंट्रीज। अ प्लान दैट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनस पीपल्स हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करना और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है कि उन्होंने कितना मदद किया है नेचर को अच्छा रखने में। फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड अलाइनमेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्लॉज विथ नेचर ड्राइव फाइनेंसेस। फाइनेंस फंड इकट्ठा करना टुवर्ड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स, कि जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल लॉस को रिवर्स करने के लिए फंड हो। और इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल चीज़ है उसको एलिमिनेट करे, मतलब इन्वायरमेंट को अच्छा करना। ये था COP15 में। आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे मोटा मोटी, और इसका आउटकम क्या था COP15 का, क्विनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये फुल आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। इस क्विनमिंग में जो गोल्स हैं ये रहे आपके, जो गोल्स 4 गोल्स हैं। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर, प्रॉस्पर विथ नेचर, शेयर बेनिफिट्स फेयरली, इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट। ये 4 गोल्स हैं, आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी याद रखना है क्या क्या गोल्स हाईलाइटेड है हेडलाइन। क्विनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का क्या है विजन और मिशन। विजन क्या है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, आपको नेचर के साथ हारमोनियसली रहना है बाय 2050। बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी आप उसकी वैल्यू समझे, उसको कंजर्व करें, रिस्टोर करें और वाइजली इस्तेमाल करें ताकि जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, आपका जो प्लानट है अर्थ वो हेल्दी रहे। एंड डिलीवरिंग बेनिफिट्स एसेंशियल फॉर ऑल पीपल, सारे लोगों के लिए जो बेनिफिट्स हैं उनको डिलीवर करना, जो एसेंशियल है, जो बेसिक है। इस फ्रेमवर्क का मिशन क्या है, अप टू 2030 टू टेक अर्जेंट एक्शन। जो भी आपको अर्जेंट एक्शन लग रहा है आपको उसको लेने हैं। हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है वो हॉल्ट करना, रोकना या रिवर्स करना। मतलब रिवर्स का मतलब जो लॉस हो रही है उसको गेन में कन्वर्ट करना। मुझे कोई ये बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। नबातात। बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया कि अलग अलग काइंड्स के जो एनिमल्स और प्लांट्स इकट्ठे रहते हैं एक इन्वायरमेंट में, वो सब बायो टेरेस्टेरियल, जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, डिजर्ट में रहने वाले, सारे के सारे इसमें। तो ये जो आप देख रहे हो ये कितने इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी बातें कर रही है।
कार्तागाना प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया गया था 2003 में। ये प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी टू सीबीडी, जो भी हमने ऊपर सीबीडी पढ़ा था, ठीक, में करके एक प्रोटोकॉल आती है बायो सेफ्टी को लेकर। तब इट एम्स टू सेफगार्ड बायोलॉजिकल वैरायटी बाय रेगुलेटिंग द ट्रांसफर ऑफ एलएमओ, तो लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। ये बताओ एलएमओ क्या होगा? लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेमोस। में क्या होता है कि अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशंस करके कुछ नया निकाला जाता है। तो कार्तगाना प्रोटोकॉल का एम ये है, जो भी एलएमओस हैं अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, क्या सेफगार्ड फ्रेमवर्क होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, उन सबको फॉलो करवाना इसका काम है। द कार्तागना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन सीबीडी, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है गवर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ एलएमओस रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2000 को एज अ सप्लीमेंट्री, मतलब एडिशनल एग्रीमेंट, किसका? सीबीडी का। और इसको फोर्स में लाया गया 2003, मतलब ये 2003 में, आपको ये याद रखना है। कार्तागाना प्रोटोकॉल 2003। कार्तागाना एक शहर है कोलंबिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे नागोया प्रोटोकॉल। 2010 में इसके लिए सारी बातचीत हो रही थी और फाइनली 4 साल 2014 में इसको एनफोर्स कर दिया गया, मतलब ये लागू हो गया। तो जो नागोया प्रोटोकॉल है वो अप्लाई होता है किस पर? जेनेटिक रिसोर्सेज पर, जो कि कवर किसके अंदर होंगी? सीबीडी, जो हमने सीबीडी अभी ऊपर पढ़ा था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड टू द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन, सेम चीज़ है। तो देखिए जो भी आपकी प्रॉफिट्स होंगी उसको आप शेयर करना प्रॉपरली। तो नायागो प्रोटोकॉल ऑल्सो कवर्स ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको टीके बोल रहे हैं, एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय द सीबीडी। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड है जेनेटिक रिसोर्सेज के, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को भी गवर्न करने के लिए क्या क्या है? नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल विल क्रिएट greater legal certainty and transparency for both providers and users of genetic resources। तो जो नागोया प्रोटोकॉल के तहत जो भी दो पार्टीज है, जो प्रोवाइड कर रही है, जो यूज कर रहे हैं उस जेनेटिक रिसोर्सेज को, वहाँ पर एक लीगलिटी है, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, आप कुछ भी इलीगल नहीं कर सकते, और ट्रांसपेरेंट रहेगा पूरा सिस्टम। तो ये इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं? दो तरीके से। एस्टैब्लिशिंग मोर प्रिडिक्टेबल कंडीशंस फॉर एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी आप एक्सेस कर रहे हो जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, उसका जो सिचुएशन हो वो स्मूथ हो, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो। हेल्पिंग टू इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग विद जेनेटिक रिसोर्सेज लीव द कंट्री। जो बेनिफिट शेयरिंग है वो दोनों कंट्रीज के आपस में प्रॉपरली हो, फेयरली हो। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टीज है कितनी है? 54 है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो एंटर करता है वो 2018 में आता है नागोया के लिए, मतलब पहले आपने देख लिया कब आया वो? 2014 में, राइट, इनफोर्स होता है। फिर इसमें एडिशनल और क्या डेवलपमेंट हो रहा है नागोया को लेकर, ये यहाँ पर है। कोलालमपुर कहाँ है? मलेशिया, राइट। तो अडॉप्टेड है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? एडिशनल टू द कार्तागना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल एम्स टू कंट्रीब्यूट, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी by providing international rules and procedures in the field of liability and redress relating to LMOs। जो भी LMOs है ट्रांसफर के लिए, उनके सेफ्टी के लिए और मजबूत हो गई हैं। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल रिक्वायर्स दैट रिस्पॉन्स मेजर्स आर टेकन इन द इवेंट ऑफ डैमेज। अगर कोई डैमेज हो जाता है, क्योंकि एलएमओस को आप ट्रांसफर कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अगर कहीं पे कुछ डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, तो वो यहाँ पर मेंशन्ड है।
और वेयर देयर इज सफिशिएंट लाइक्लीहुड, या फिर जहाँ पे संभावना है कि हाँ हो सकता है डैमेज हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो वो इस सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। विल रिजल्ट इफ टाइमली रिस्पॉन्स मेजर्स आर नॉट। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन इन लाइबिलिटी। सिविलियन से उस पर भी लाइबिलिटीज आती है कि अगर कुछ किसी भी प्रकार का डैमेज होता है। सर 18 54 कंट्रीज में पार्ट है। कंजर्वेशन आपको याद रखना है क्या है इसमें। कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसेस ऑफ लाइबिलिटी and redress relating to LMOs. Protocol requires that response measures are taken of damage वगैरह हो रहा है फेनोमेनन में। नेक्स्ट हम देखेंगे साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज जो कि लुप्त हो रही है या फिर जिनका संख्या बहुत कम है, खतरा है, तो बहुत जल्दी हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे बायोडाइवर्सिटी से ख़त्म हो सकती हैं। ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1973 में आई। इसका दूसरा नाम है वाशिंगटन कन्वेंशन, याद रखना। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, कंट्रोल और प्रिवेंट इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड, जो खरीद बिक्री होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, तो कंट्रोल करना, उसको रोकने के लिए आया था। लीगली बाइंडिंग है, वो भी कंट्रीज इसमें पार्ट है, लीगली बाइंड है। 2013 में माइक का एस्टैब्लिशमेंट होता है, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स एस्टैब्लिश थ्रू कॉप रिजोल्यूशन टू साइट। 13 हाथियों के लेकर भी एक मॉनिटरिंग बॉडी बनती है 2013 में, जो कि इससे ही एसोसिएटेड है ना, कि ये क्या बात कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो अब हाथी को मारेंगे तो उसका दांत वगैरह, टस्क वगैरह इस्तेमाल रोकने के, मतलब कमर्शियलाइजेशन रोकने। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अलग अलग नेशंस के बीच। Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants, जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा है इस ट्रेड के कारण ऐसा ना हो, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर और पेड़ पौधे, उनके सर्वाइवल को खतरा ना हो। मान लो दुनिया में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा species है, तो दुनिया में 100 ही है, क्या करेंगे आप इनको ट्रेड करना शुरू कर, बेचना शुरू, संख्या कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए साइट्स का गठन हुआ। ये फोर्स में आता है 1975 में। द ओरिजिनल ऑफ द कन्वेंशन वाज डिपॉजिटरी गवर्नमेंट इन में इसको किया गया था, ईच वर्जन बीइंग इक्वली ऑथेंटिक। ये कन्वेंशन तो भी पार्टीज है इस कन्वेंशंस की, टोटल इसमें 125 कंट्रीज। साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू विच स्टेट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और वॉलंटरी states that have agreed to be bound by convention are known as parties। जो भी स्टेट, जो भी कंट्री का हिस्सा है उसको पार्टीज बोलती है। आप किसी कन्वेंशन प्रोटोकॉल, जो भी कंट्री उसका पार्ट है उसको बोलते हैं। लीगली बाइंडिंग है सारे पार्टीज। It provides a framework to be respected by each party which has adopts its own domestic legislation to ensure that sites is जो भी साइट्स के फ्रेमवर्क है, प्रोटोकॉल्स है, कन्वेंशन है, जो भी रूल्स है उसको उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने कंट्री नेशनल लेवल पर, और उनके जो खुद के जो लेजिस्लेशन है डोमेस्टिक, तो चेंजेस करना है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो साइट्स को ध्यान में रखते हुए करना है। जो साइट्स के फ्रेमवर्क है उसके जो लीगल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लीगलिटीज़ है, वो चैलेंज या अंडरमाइन ना हो। 125 अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये आईसीटी की लास्ट क्लास है क्या? ये आईसीटी नहीं कर रहे, अभी हम एनवायरनमेंट का जो एक साइट बचा हुआ था वो
अच्छा, मैं वही कंफ्यूज हो रही हूँ। आपने कहा था ना आईसीटी लास्ट है बोल के, तो इसी पे फोकस कर रही थी मैं। खैर हाँ, कोई मुझे बात नहीं। आईसीटी लेना था लेकिन ये क्लास रह गई थी एक्चुअली। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉर्न कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। जो चिड़िया माइग्रेट करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अलग अलग सीजन में, उसके लिए भी कन्वेंशन। बॉर्न एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर इसको करके लाया गया था। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रेटी है अंडर यूनेप, अलग अलग नेशंस के बीच में। इसको 1979 में साइन किया गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आती है? 1992। काफ़ी सब याद रखना है कि ये कब आया है इन्फो। टू ऑफिशियल नेम है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एज एन इन माइग्रेटरी स्पीसीज एज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड। सेम क्या करता है? ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स। CMS brings together the states through which migratory animal pass the range states and lays the legal foundation for internationally coordinated conservation measures throughout a migratory range। जो भी रेंज है, मतलब अगर कोई एनिमल यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब मान लो हज़ारों किलोमीटर में माइग्रेट कर रहा है ना, इधर से इधर गया, फिर कुछ सीजन के बाद वो वापस आएगा, तो उस माइग्रेटरी रेंज में जो यहाँ पे लीगली चीज़ें वर्क करेंगी वो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करेंगी। ये है, इसमें आपको मोटे मोटे याद रखना है ये कहाँ हुआ था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप CMS में जो स्पीसीज है ना, इसमें स्पीसीज में देखो मैमल्स, एव्स मतलब चिड़िया, रेप्टिलिया, एक्टिनोपेट्रिगी, कॉन्ड्रिचाइटिस और इंसेक्टा, ये सारे के सारे CMS के अंदर स्पीसीज हम कह रहे हैं ना, ये सारे स्पीसीज। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा माइग्रेटरी स्पीसीज, हर एक जो यहाँ पे आपको स्पीसीज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे UNFCCC, वेरी इंपॉर्टेंट। 1992 में होता है और इसका जो सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर ऑफिस है वो बॉन जर्मनी में। पहला कॉप 1995 बर्लिन में होता है और इसमें सेट किया जाता है एक ओवरऑल फ्रेमवर्क। तो इंटर गवर्नमेंटल जो अलग अलग कंट्रीज में एफर्ट लगा रही है क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने में, पॉजिटिव करने में, क्या फ्रेमवर्क्स होंगे। ये जो कन्वेंशन होता है ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 पर बात होती है, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने की बात होती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं आपको ये याद होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर। ग्रीन हाउस गैस करता क्या है एक्चुअली, इतना खतरनाक क्यों है कि आपको क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन में से बात करनी। ट्रैप कर लेता है जो भी रेडिएशन, अर्थ में जो भी रेडिएशन सन से आती है उसको वो पकड़ लेता है। कारण से क्या हो रहा है, हमारा अर्थ जो है वो वार्म हो रहा है और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी इंसान जो भी एक्टिविटी कर रही है, एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होगा ऑब्वियसली। होगा, मान लो कुछ जला रहे हो, कोल वगैरह, पेपर या तरीके से। तो जो हमारा ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो गर्म हो रहा है और ये एक मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ को ग्लोबली वार्म करने का वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लीगली बाइंडिंग है, जो भी कंट्रीज इस एग्रीमेंट में साइन किए उन सब लीगली बाइंडिंग है। इसको अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट किए थे कितने कंट्रीज? 196 कंट्रीज। कब? 2015 में हुआ था ये पेरिस में, COP21 में।
और ये फोर्स में 1 साल के बाद ही आ गया। पेरिस एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है क्या, एक फ्रेमवर्क का खाका फॉर फाइनेंशियल, इस तरीके से आप फाइनेंस जुटाओगे, उसका क्या खर्च होगा। टेक्निकल सपोर्ट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी टेक्निकल सपोर्ट हो, और साथ में कैपेसिटी, सारी कंट्रीज ज़रूरत है। बहुत सारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, हो सकता है वहाँ पर इतना एडवांसमेंट ना हो, तो उनको पैसे से सपोर्ट करना, कल सपोर्ट करना, उनके कैपेसिटी को बिल्ड। क्या याद रखना, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ, कौन से कॉप में आता है, और ईयर, और कंट्रीज इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इट्स ओवररीचिंग गोल इज होल्ड द इंक्रीज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 degrees of pre-industrial levels and pursue efforts to limit temperature 5 degrees of pre। इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कर देना है 1.5 डिग्री। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसका 2030 आते आते डिक्लाइन हो जाना चाहिए 43 बाय 2000। ये इनके सारे ऑब्जेक्टिव है पे क्लाइमेट। मैम मेरे को एक बात पूछनी थी, आपने कल एप्टीट्यूड पे क्लास ली थी ना, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी था क्या? मैंने जो कल एक्चुअली क्लास लिया था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं था, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस। ओह अच्छा 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 अच्छा, अल्फाबेट सीरीज ना, मिसिंग सीरीज। सीरीज के क्वेश्चंस तो नहीं कराए थे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कराए थे, ट्रेन पे, टाइम पे, इंटरेस्ट पे। देखो एक और डाउट है मैडम, पूछना था कि ये जो मतलब कि नेट में पेपर 1 में करंट अफेयर्स भी पूछता है क्या? पेपर 1 में करंट अफेयर्स जो आएगा वो इसी यूनिट से आता है, एनवायरनमेंट वाले यूनिट से। तो अच्छा एनवायरनमेंट में करना होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसकी वेबसाइट को एक बार जाके देख लो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको पिक कर लो। हार्डली ऐसा ही होता है, बाकी उतना कुछ करंट अफेयर्स ज़्यादा कुछ आता नहीं है, कभी कभी कुछ ओके आ ठीक गया है, तो अलग। ओके ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम पैसेज कम्प्रीहेंसिव तो वो वर्क वाला करवाना था क्वेश्चन। पहले कंप्लीट वाले स्लाइड्स को देखो। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमने अभी आपको बताया पीछे। तो इसको टू लिमिट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ग्रीन हाउस गैस इमिशन मस्ट पीक फॉर 2025 एट द लेटेस्ट। इनका ये है कि 2025 आते आते जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसका पीक पॉइंट रहना चाहिए, और 43% डिक्लाइन कर देना है 2030 आते आते। इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है वो है एनडीसी, नेशनली डिफाइंड। एनडीसी से क्या है, कंट्रीज कम्युनिकेट एक्शन। एनडीसी हर कंट्री का अपना अपना एक डिटरमाइंड होगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कितने गैस एमिशंस को कम करेंगे। तो इन देयर एनडीसीज कंट्रीज कम्युनिकेट एक्शंस दे विल टेक टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो भी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है वो रिड्यूस करेंगे, ताकि जो गोल सेट है पेरिस एग्रीमेंट में उसको वो रीच कर जाए। कंट्रीज ऑल्सो कम्युनिकेट इन देयर एनडीसीज एक्शंस दे विल टेक। वो एनडीसीज में बताते हैं कंट्रीज को वो क्या क्या एक्शन लेंगे, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको तो रिड्यूस करना ही है, और साथ साथ विल टेक टू रिबिल्ड रेजिलियंस टू अडॉप्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जिस भी प्रकार का क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा उसको भी वो अडॉप्ट
अकॉर्डिंगली करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में क्या होगा कि टू बेटर फ्रेम द एफर्ट्स, वो जो भी एफर्ट्स कंट्रीज लगा रही हैं गोल को रीच करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट तय हुआ है। तो पेरिस एग्रीमेंट इनवाइट्स कंट्रीज, वो कंट्रीज को इनवाइट करती है कि वो फॉर्मुलेट करे, बनाए और एक सबमिट करे का लॉन्ग टर्म प्लान या स्ट्रेटजीज क्या है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वो लो करेंगे, राइट। ये है इसके अंदर। तो जो LTEDs है, मतलब LTEDs यहाँ पे क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को याद रखना। LT-LEDs फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ये प्रोवाइड करता है एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन किस चीज, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जो भी कंट्री कमिट कर रही है कि वो किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी गैस एमिशन, सारी चीज़ें आप इसके वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो फर्दर। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है 2030, बाय 2030 जीरो कार्बन सॉल्यूशंस कुड बी कॉम्पिटिटिव इन सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ओवर 70% ऑफ ग्लोबल एमिशन। अब जो मूवमेंट हो रहा है कि जीरो कार्बन सॉल्यूशंस की तरफ, कार्बन को का प्रोडक्शन हो, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग बनते जा रहा है। ये था आपका पेरिस एग्रीमेंट। बैक टू स्लाइड। हम देख रहे हैं वियना कन्वेंशन, इसको अडॉप्ट किया गया था 1985 में, एनफोर्स थी 1988 में। ये है ओजोन की जो लेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो डिवीजन है, तो ओजोन का लेयर है, उस लेयर को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर ओजोन का लेयर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो UV रेज वगैरह जो है वो अर्थ पे आएगी, इससे बहुत सारी बीमारियाँ इंसानों को होंगी। डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स फॉर द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFCs है, फ्लोरोकार्बन, ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है अभी। जैसे लीगली बाइंडेड है तो रिडक्शन क्या होना चाहिए, देयर इज नो लीगल फॉर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा। ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए, ये प्रोटोकॉल किसका है, वियना कन्वेंशन। अभी पीछे तो 1987 में साइन किया गया था, ये फोर्स में आता है 19 में। और हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो वियना कन्वेंशन में ये चीज़ें है, उसी के लिए कन्वेंशन का ये एडिशनल प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। एक है किगाली अग्रीमेंट, रवांडा नामक। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें ये क्या है, अमेंडमेंट है, उसमें बदलाव है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको फेज आउट करना, उसको एलिमिनेट करना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ओजोन के परत को डिप्लीट, और ये ग्रीन हाउस, सॉरी, HFCs जो है वो ओजोन डिप्लेशन में रोल नहीं है इसका, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस से जो ग्लोबल वार्मिंग हो, हमारा अर्थ ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज, फेज आउट करने। ये पहला लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी है। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड द डिस्पोजल। जो भी वेस्ट वगैरह है जो कि बहुत ही खतरनाक है अपने आप में, उनको जब ट्रांसफर किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में, है बेसल कन्वेंशन। 1999 में आती है, फोर्स में 1992। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंसिडर नहीं, रेडियो एक्टिव वेस्ट छोड़ के जो भी हैजार्डस वेस्ट है और उसको कैसे उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। क्या याद रखना है, कब आया, 1990 आ गया, और ये किससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वेंशन है पॉप्स पर। पॉप्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे गए हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये हमने आपको बता रखा है पॉल्यूशन वाले क्लास में। 30 डजन, इसके अंदर 12 केमिकल्स हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो एनवायरनमेंट में फॉरएवर रह जाता है। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम ये सब देख। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में इन्फोर्स होता है। देन मिनामाटा कन्वेंशन 2013। मिनामाटा जापान में एक जगह है, वहाँ का नाम है। मिनामाटा कन्वेंशन ड्रॉ अटेंशन ग्लोबल एंड यूबिक्विटस मेटल दैट, जो भी एक्चुअली ये रिलेटेड तो है मर्क्यूरी मेजरली, को कम करने के लिए, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। The major highlights of the Minamata Convention include a ban on new mercury mines, the phase out of existing ones, the phase out and phase down of mercury in a number of products and processes. जो भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल हो रहा है किसी मटेरियल में, तो मैं फेज आउट करना है, उसको कम यूज़ का, ऐसे मेजर्स लेना कि जो इसका एमिशन है एयर में कम हो, लैंड में भी, वाटर में भी, मतलब मर्क्यूरी को हमारे एनवायरनमेंट से एलिमिनेट कर देना, चाहे वो पानी हो, ज़मीन हो, हवा हो। ये है मिनामाटा कन्वेंशन 2013। तो इसमें आपको याद रखना है कब आया और ये किससे एसोसिएटेड है, मेन मर्क्यूरी से। द कन्वेंशन वाज अग्रीड एट द 5th सेशन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन मर्क्यूरी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ और अडॉप्ट कर लेते हैं 2013 में एट डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस बर्लिन, कुमामोटो, जापान। द मिनामाटा कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो बता दी, किस मेटल से एसोसिएटेड है, कब आई है। नेक्स्ट देखो क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1997। ये फोर्स में आ जाती है कब, 2005। इसमें 192 पार्टीज। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए है, टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके एमिशंस को लिमिट करना, कम करना। The convention itself only asks those countries to adopt policy and measure on mitigation and to report periodically. जो भी कंट्रीज इसकी पार्टीज है, जो 192 कंट्रीज है, कंट्रीज को हर साल या पेरियोडिकली हर कुछ दिन पर अपने रिपोर्ट्स देने हैं, वो क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या मेजर्स ले रहे हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन मिटिगेट, मतलब कम करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन में कौन कौन से टारगेट गैसेस थे, सारा रटा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, एंड ग्रुप्स ऑफ पडफ्लोरोकार्बन्स। ये सारे के सारे जो है टारगेट गैसेस थे जो कि मेंशन्ड है क्योटो प्रोटोकॉल में, कि इन सारे गैसेस के एमिशन को कम करना है। अंडर क्योटो प्रोटोकॉल 2 कमिटमेंट पीरियड्स रहा है, एक रहा है 2008 से 2012 के बीच में, और फिर 2013 में दोहा अमेंडमेंट होता है और उसका टारगेट रहता है 2020 तक का। लेकिन ये दोहा अमेंडमेंट कभी भी फोर्स में इफेक्ट में आता नहीं। आपको ये याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल में 2 कमिटमेंट पीरियड है, 2008 से 2012 के बीच में हमें एमिशन को कम करना है, फिर 2013 से 2020। आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में मिलेगी। ये रहा जो दोहा अमेंडमेंट, जो क्योटो की जो मैकेनिज्म है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करना है, एलिमिनेट कर देना, तो आप किस तरीके से करेंगे, जिसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। एक है JI, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा है एमिशन ट्रेडिंग। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है,
इम्प्लीमेंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट लागू हो रहा है कि आप जो एमिशन हो रहा है, जो गैस रिलीज हो रही है ग्रीन हाउस गैस, उसको रिड्यूस करने के लिए, तो एडवांस कंट्री ए और बी के बीच में किस तरीके से आप ज्वाइंटली इस पर काम करोगे और रिड्यूस करोगे। फिर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट बिटवीन एडवांस कंट्री ए और डेवलपिंग कंट्री बी। तो एक जो एडवांस कंट्री है, जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, और जो डेवलपिंग कंट्री है, उन दोनों के बीच का ये चीज़ है। थर्ड है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम टू सेल एंड बाय असाइंड अमाउंट यूनिट अमंग एडवांस कंट्रीज टू अचीव रिडक्शन टारगेट। अगर मान लो कोई अमीर देश है, वो बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहा है, तो वो उस चीज़ को कम कैसे करेगा, पैसे के थ्रू। और लास्ट अब देखेंगे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इम्पोर्टेंट, इसमें इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया है इस चीज़ को। आईएसए क्या है, ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेडिकेटेड है कि जो सोलर पावर है, सोलर मतलब सोलर पावर का इस्तेमाल करना है फ्यूचर में, ताकि जो कार्बन के कारण जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो, क्योंकि फिर हम कार्बन को यूज़ नहीं करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। आईएसए एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। जो ऑब्जेक्टिव है, यूनाइटिंग एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है उसको लड़ने के लिए सोलर एनर्जी सोल्यूशन। जो कोल एनर्जी है, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हटा के सोलर एनर्जी करेंगे, कि सोलर एनर्जी क्या है, क्लीन एनर्जी है। इट वॉज कंसेप्चुलाइज ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21। जो COP21 जो हम बात कर रहे थे पेरिस में 2015 में, उसी कॉप में इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था। फॉलोइंग अ 2020 अमेंडमेंट, इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में अमेंडमेंट होता है 2020 में, और सारे ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स अब एलिजिबल हैं वो इस अलायंस को ज्वाइन करने में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। करंटली 100 plus countries are signatories, 90 plus countries have ratified to become full। का मिशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2030 अनलॉक $1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट्स बाय 2030 आते आते इन्वेस्टमेंट $1 ट्रिलियन का होना चाहिए। एक सेकेंड, तो क्या ऑब्जेक्टिव है कि 2030 आते आते का इतना सोलर में इन्वेस्टमेंट हो, $1 ट्रिलियन। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख, आप इसके वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे, में क्या है, अवेयरनेस थ्रू इट्स एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी फोकस स्प्रेड अवेयरनेस एंड चैंपियंस द एडॉप्शन ऑफ सोलर फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इट्स मेंबर कंट्री। जो भी कंट्रीज इस अलायंस के हिस्सा हैं, उन सभी को हाँ, जो भी कंट्रीज इस अलायंस के हिस्सा है, उन पे ये जिम्मेदारी है कि वो एनालिसिस करे, अवेयरनेस दे, चैंपियंस बने इस और सोलर फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट करे, इस चीज़ में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। एड्स गवर्नमेंट्स इन क्रिएटिंग सोलर फ्रेंडली एनर्जी पॉलिसीज बनेंगी सोलर एनर्जी को लेकर, वो फ्रेंडली एनर्जी पॉलिसीज हो, थ्रू ईज ऑफ डूइंग सोलर एनालिटिक्स एंड एडवाइस, डेवलप टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट न्यू बिजनेस मॉडल। जो भी न्यू बिजनेस मॉडल है उसको आप डेवलप करो, टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद अगर इम्प्लीमेंट करने लायक है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, सोलर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हो कुछ भी, तो ओवरऑल जो है सोलर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो। एनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस बाय मिटिगेटिंग रिस्क एंड अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करो, कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको प्रॉफिट होगा और ओवरऑल हमारे क्लाइमेट को भी फ़ायदा होगा।
provides access to solar training, data and insights for professionals and policy makers in the energy sector. तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इससे एसोसिएटेड हैं, प्रोवाइड उनको एक्सेस दीजिए, सोलर ट्रेनिंग उनको ट्रेन करिए इस फील्ड के लिए, डेटा कलेक्ट करिए और अलग अलग जो इंसाइट्स हैं उन सब के आइडियाज़ को दीजिए। यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट है विजन और मिशन। एग्जाम में विजन पूछ दिया गया था, कई बार ऑप्शन में मिशन भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आईएसए का विजन क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये विजन है, ये आपको याद होना है। मिशन क्या है? एवरी होम नो हाउ फार अवे हैव अ लाइट एट, ठीक है। विजन और मिशन ये आपको याद रखना है। तो ये था कन्वेंशंस, आपको इस याद रखने हैं। कब आया, ईयर, कहाँ हुआ, हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और अगर उस कन्वेंशन में कुछ गैसेस के बारे में बात किए गए, ग्रीन हाउस गैस ये वगैरह, तो उस गैसेस के नाम होने चाहिए आपको, इसमें पूरा डिटेल में मालूम होना चाहिए कि वो किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, ताकि हमारे क्लाइमेट चेंज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ना कि निगेटिव।